हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये गलत है। 1773 में नहीं, 1774 में किया गया, तो यही गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 1774 में कलकत्ता में किया गया और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया और इसके अधीन मद्रास और बम्बई कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके पहले गवर्नर बने वारेन हेस्टिंग्स। और इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम बार प्रयास किया गया। और 1773 में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधन हुआ जिसे कहा गया सेंट ऑफ सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहले देखें कि इस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन प्रारंभ किया गया, सही है। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल नाम से एक नया निकाय गठन किया जिसमें व्यापार संबंधी प्रबंध किए गए, गलत। नियंत्रण बोर्ड में राजनीतिक मामले थे और राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उल्टा है, गलत है ये। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, तो ये सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। क्योंकि 2 और 3 नहीं सही है। क्योंकि व्यापार संबंधी कार्य देखा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से और राजनीतिक कार्य देखा जा रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। और इसमें सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिंट द यंगर थे, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। अगला क्वेश्चन, कौन से अधिनियम चार्टर के नाम से जाने जाते हैं। 1793, 1813, 1833, 1853। तो ये चारों ही सही हैं। 1786 से लेकर 1857 के सभी एक्ट चार्टर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो इसमें पहला क्या है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई, तो ये सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, गलत है। चाय और चीनी को पर अधिकार था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य की विधि के रूप में सदस्य नियुक्त किया गया, सही है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये भी सही। एक्सप्लेनेशन देखिए। 1813 के एक्ट के में चाय और चीनी पर व्यापार पर एकाधिकार था और 1813 के तहत ही भारत में ईसाई का प्रचार भी हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही भारत में पहला विधि आयोग गठित हुआ 1833 के तहत। और 1833 के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीयों को धर्म, वंश, रंग या जन्म किसी आदि के आधार पर कंपनी में किसी पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अगला, 1853 में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम था, सही है। और इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती में खुली चयन शुरू हुआ, ये भी सही है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया, सही है। इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, गलत। 1892 के तहत की गई है। 1793 से 1853 तक की श्रृंखला में ये 1853 लास्ट हुआ, अभी बताया गया। और इसमें खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया
और गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद अस्तित्व में आया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। विधान परिषद ने लघु संसद की तरह कार्य किया। इस प्रकार पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई एवं गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर शासन भार से मुक्त किया गया। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इस 1858 के अधिनियम के बारे में है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया। तो ये सही है। कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बॉडी ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई, ख़त्म किया गया, गलत है। और गवर्नर जनरल पद का नाम वायसराय कर दिया गया, सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, नहीं, लॉर्ड कैनिंग बने। तो कौन सा सही होगा? बी वाला। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। और 1858 के द्वारा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया एवं भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हुआ। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक, नहीं, कैनिंग बने। और इस अधिनियम के द्वारा राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया। और भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण की संपूर्ण शक्ति राज्य सचिव में निहित थी। और भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया। यह परिषद एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। और गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहने की कहा जाता था उस टाइम। और संचालक मंडल, नियंत्रण मंडल, गवर्नर जनरल की सभी शक्तियाँ परिषद सहित भारत के सचिव में निहित थी। और नई व्यवस्था का प्रारंभ महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र के साथ हुआ। और इस घोषणापत्र को इलाहाबाद में आयोजित विशेष दरबार में 1 नवंबर 1858 में पढ़ा गया। लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। आगे 1861 के बारे में बताना है कि कौन सा अधिनियम, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सी वाला नहीं सही है। इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति दी थी, लेकिन इसकी अवधि 1 वर्ष नहीं 6 माह थी। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए 1861 के बारे में। और यह अधिनियम वायसराय को आपातकाल में परिषद की संतुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया था, परंतु इसकी अवधि 1 वर्ष नहीं 6 माह थी। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा एवं सर दिनकर राव को सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया गया। ये कई बार आया है। इस अधिनियम के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रारंभ की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर बल देता है। तो 1773 के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बदल दिया गया और विकेंद्रीकरण शुरू किया गया। 1773 में केंद्रीयकरण और 1861 में विकेंद्रीकरण। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंटियों को विधायी शक्ति पुनः प्रदान की गई। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 एवं पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। और 1861 में ही लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो को मान्यता, जो पद्धति थी वो मान्यता मिली। आगे 1909 के बारे में कौन सा विकल्प हमको बताना है कि कौन सा सत्य है। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, गलत। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, सही। और इस अधिनियम मार्टिन चिप्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, गलत। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पहला और तीसरा असत्य है, क्योंकि विधान परिषद में बजट पर बहस करने का पहली बार अधिकार 1892 में मिला। कई बार आया, परंतु बजट पर मतदान करने एवं पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। बजट पर मतदान करने एवं पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति हमको 1909 में मिली। और इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अथवा पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और इसको 1909 को मार्ले मिंटो सुधार किया गया। और इसमें मार्ले भारत का सचिव और मिंटो भारत के वायसराय थे। और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सत्येंद्र सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। 1909 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, गलत। केंद्र में
एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रांतों में बल्कि प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ, केंद्रों में नहीं। और इसको दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित में कौन कौन से विषय थे? शिक्षा, स्वास्थ्य आदि थे। पुलिस, जेल, न्याय, राजस्व आदि थे। और इसी में राज्य परिषद, ऊपरी सदन और विधानसभा निचली सदन। ऊपरी सदन 5 साल, निचली सदन 3 साल। और इसमें क्या हुआ? निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। और इसी में 1926 में सिविल सेवा भर्ती को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इसी में केंद्र का बजट, राज्य का बजट अलग किया गया। और आगे 1935 में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो प्रांतीय स्वायत्तता सही है, और प्रांतों में द्वैत शासन गलत है, केंद्र में द्वैत शासन था। संघीय व्यवस्था सही है, संघीय न्यायालय की स्थापना सही है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये भी सही है। और इसमें केंद्र में द्वैत शासन शुरू हुआ था, कई बार आया क्वेश्चन। और इसमें क्या क्या हुआ था? इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, क्योंकि प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका में विधानमंडल की स्थापना की गई थी। गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई थी। इसी में सूची, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र समवर्ती सूची की बात की गई है। और इसमें संघीय न्यायालय दिल्ली में, और इसमें क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस अधिनियम के तहत एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और इसमें अभी तक संघीय लोक सेवा आयोग था, तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। गवर्नर जनरल आपातकाल की घोषणा कर 6 माह के लिए केंद्रीय सरकार के सभी कार्यों को सीधे अपने उत्तरदायित्व में ले सकते थे। और अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान किया गया था, गलत। ऐसा कुछ नहीं, क्रिप्स मिशन के तहत ऐसा हुआ था। और यही सब एक्सप्लेनेशन में है कि वर्मा को भारत से अलग किया गया 1935। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई अनुच्छेद 123 के तहत। और इसी में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। और भारत शासन अधिनियम 1935 श्वेत पत्र पर आधारित था, और जिन्हें विभिन्न गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। मेन पॉइंट देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।